ध्रुव और आमूर्तिका उसी जगह गए जहां से वे आए थे, वही जगह जिसका इस्तेमाल आमूर्तिका ने अपने विकास के लिए किया था। उसने नीचे की ओर इशारा किया जहां ध्रुव खड़ी थी। ध्रुव ने तुरंत सर्जिकल चाकुओं का इस्तेमाल करके खुदाई शुरू कर दी। उसने प्रताप के ग्लूट्स में फंसा चाकू निकाल लिया था और आमूर्तिका की मदद से उसे कीटाणु रहित कर दिया था। आमूर्तिका ने देखा कि ध्रुव कितनी धीमी गति से काम कर रहा था और उसे लगा कि उसे प्रक्रिया को तेज करने के लिए कुछ करने की जरूरत है। उसने अपने शरीर से ध्रुव की बाहों को ढक दिया और उसने अपने भीतर बढ़ी हुई ताकत महसूस की। आमूर्तिका का अमूर्त शरीर अपने मूल आकार में खुदाई के लिए आदर्श नहीं था और उसकी विचार प्रक्रिया इतनी परिपक्व नहीं थी कि वो अपने मालिक को अपने शरीर से बढ़ी हुई ताकत देने के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच सके। आमूर्तिका अपने शिकार में से किसी एक का रूप ले सकती थी जिसका शरीर उसने खाया था, या वो ध्रुव की उंगलियों पर लेप लगा सकती थी और उन्हें पंजे दे सकती थी ताकि वो चाकू का उपयोग किए बिना भी बेहतर तरीके से खुदाई कर सके। लेकिन अंत में आमूर्तिका 1 या 2 साल के मानव बच्चे की तरह अपरिपक्व थी। ध्रुव को उसे यह बताना होगा कि उसे क्या करना है और उसे नई चीजें कैसे सिखानी है, और वो आदमी फिलहाल किसी और चीज के बारे में सोचने के लिए बढ़ी हुई ताकत के साथ खुदाई करने में खुश था। उसे भी आमूर्तिका की क्षमता के बारे में पता नहीं था। फिलहाल वो जिस तरह से चीजें थीं उससे संतुष्ट था। ध्रुव ने जल्द ही काफी गहराई तक खुदाई की और कुछ ऐसा पाया जो अंडाकार आकार के योपरलाइट पत्थर जैसा दिखता था। लेकिन ध्रुव को अपने पिछले अनुभवों से इतना पता था कि वो किसी को भी विश्वास के साथ बता सकता था कि ये नहीं है। ध्रुव की हथेली में जो चीज थी वो एक सामान्य योपरलाइट पत्थर की तरह दिख रही थी, जिस पर कुछ प्राकृतिक पैटर्न उकेरे गए थे, जैसे कि किसी तरह का आंतरिक डिजाइन हो। इससे पत्थर की असली पहचान का पता लगाना आसान हो गया। ध्रुव उस हथेली के आकार के पत्थर को अपने हाथों में उठाने के बाद 2 शब्द बोलने से खुद को रोक नहीं सका। मन आशीर्वाद। ध्रुव ने तुरंत पत्थर को पहचान लिया। ये छोटा और महत्वहीन लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि लोग सबसे छोटे और सबसे कम रैंक वाले मन आशीर्वाद के लिए भी हत्या कर सकते हैं। मन आशीर्वाद पत्थर या बस मन आशीर्वाद एक प्राकृतिक रूप से निर्मित कलाकृति की तरह था। इसमें जानवरों और शिकारियों की तरह रैंक थे। एमबी पत्थर जानवरों और शिकारियों को उस रैंक के शुद्धतम मैना प्रदान करके पदोन्नति में मदद करेगा। ई रैंक एमबी स्टोन अपने आसपास के क्षेत्र से ई रैंक मैना के सबसे शुद्ध रूप को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करेगा। संबंधित रैंक का मैना स्वाभाविक रूप से इसकी ओर आकर्षित होगा। इस प्रकार एमबी पत्थर एक गोलाकार वातावरण का निर्माण करेगा जिसमें उस रैंक का शुद्ध मन बिना बिखरे हुए निवास करता रहेगा। यदि कोई ई रैंक का शिकारी या जानवर नियमित रूप से लंबे समय तक इस क्षेत्र में रहता है तो सामान्य शिकारियों की तुलना में अगले रैंक पर उनकी पदोन्नति कई गुना तेज हो जाएगी। जबकि एमबी स्टोन की रैंक ये तय करती है कि वो किस रैंक का मैना अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसका आकार उस क्षेत्र में मौजूद मैना घनत्व को तय करेगा। एमबी स्टोन जितना बड़ा होगा मैना घनत्व उतना ही सघन होगा। ध्रुव के पास कोई रैंक नहीं थी, इसलिए वो अभी तक पर्यावरण में मैना का पता नहीं लगा सका था। नहीं वो एमबी स्टोन की रैंक के बारे में जानने के लिए मैना के प्रकारों में अंतर कर सकता था। लेकिन ध्रुव उस पत्थर का आकार देखकर फिर भी खुश था। भले ही ये छोटा दिखता है, लेकिन ये किसी को इतना मैना घनत्व देगा कि वो अपनी रैंकिंग में कम से कम 2 गुनी गति से पदोन्नति कर सकेगा, जबकि उन लोगों के पास एमबी पत्थर नहीं था और उन्हें उतनी ही मेहनत करनी पड़ी थी। हालांकि वो खुद पत्थर की रैंक की पहचान नहीं कर सकता था, लेकिन उसने किसी और से ये काम करवाया। ध्रुव ने आमूर्तिका से पूछा कि यह किस रैंक का एमबी पत्थर है। उसे आमूर्तिका को रैंक और उनके अंतर के बारे में बताना पड़ा, तभी वो जवाब दे पाती। उसके हाथ में एमबी स्टोन डी रैंक वाला था, जो आमूर्तिका की पिछली रैंक के समान था। इसलिए वो खुद को बढ़ावा देने के लिए स्टोन द्वारा उत्पन्न उस घने मैना क्षेत्र में होने का लाभ उठा सकती थी। आमूर्तिका के फैसले को समझने के बाद ध्रुव को एक ही समय में खुशी और दुख दोनों महसूस हुए। खुशी इसलिए क्योंकि डी रैंक का मूल्य रैंक ई और रैंक एफ से अधिक था। दुख इसलिए क्योंकि वो इसका इस्तेमाल खुद के लिए नहीं कर सकता था। उसे अपने तत्काल उपयोग के लिए रैंक एफ मन आशीर्वाद की आवश्यकता थी। हालांकि ध्रुव इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन वो इसे भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने पास रखेगा और इसे बेचेगा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि इंसानों के लिए ये कितनी दुर्लभ चीजें हैं। मन आशीर्वाद पत्थर दुनिया के प्राकृतिक खजाने थे, इसलिए जादुई जानवरों और राक्षस जानवरों के पास मनुष्यों की तुलना में उन्हें खोजने की बहुत अधिक संभावना थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जानवर मनुष्यों की तुलना में प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल रखते थे। इससे बाजार में एमबी पत्थरों की निरंतर कमी हो गई, यहाँ तक कि सबसे कम ग्रेड एफ और ई रैंक वाले मन आशीर्वाद पत्थरों के लिए भी किसी को बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी। पत्थर का आकार कीमतों को और भी गतिशील बनाता था और प्रत्येक रैंक के साथ कमी और मूल्य युद्ध केवल तेजी से बढ़ता गया। बाजार में कुछ नकली एमबी पत्थर भी घूम रहे थे जो कीमियागरों के उत्पाद थे। इसलिए बेहतर यही होगा कि ध्रुव इस असली डी रैंक एमबी स्टोन को बचाकर रखे और अपने प्रमोशन के बाद इसका इस्तेमाल करे। ध्रुव ने फैसला किया कि जंगल में उसका काम खत्म हो गया है। अब वो आमूर्तिका को साथ लेकर जंगल से बाहर निकल जाएगा। ध्रुव के लिए रात में बाहर निकलना आसान था क्योंकि जंगल का नेता उसके साथ था और चांदनी भी भरपूर थी, इसलिए उसे आगे बढ़ने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने वहां से उठने का फैसला किया, आमूर्तिका ने उससे पूछा कि क्या उसे वे पत्थर बहुत पसंद हैं। ध्रुव को लगा कि यह पूछना थोड़ा अजीब सवाल था, लेकिन उसने आमूर्तिका को सकारात्मक जवाब दिया। उसकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। शायद ये सिर्फ कुछ ऐसा था जो उसने बेतरतीब ढंग से सोचा था। ध्रुव ने निष्कर्ष निकाला, लेकिन आमूर्तिका ने बताया कि वो जंगल में ऐसे पत्थरों के स्थानों को जानती है। उसने उसे बताया कि उसके वर्तमान विकास के बाद से वे उसके लिए उपयोगी नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि वे ई और एफ रैंक के मन आशीर्वाद थे। ये बहुत ही अस्वाभाविक था कि एक राक्षस जानवर भी इतने सारे एमबी पत्थरों के स्थानों को जान सके। ध्रुव ने निष्कर्ष निकाला कि आमूर्तिका एक विशेष मामला था।
वो पर्यावरण में मैना की सबसे कोमल तरंगों का पता लगा सकती थी, इसलिए वो उन प्राकृतिक खजानों को ट्रैक कर सकती थी। आमतौर पर जानवरों को ऐसे खजानों को खोजने के लिए उनके करीब आना पड़ता था। आमूर्तिका ने खजानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निकटता संवेदन से अलग एक और तरीका इस्तेमाल किया। मनुष्यों के लिए भी यही निकटता की आवश्यकता थी, केवल प्रतिबंध अधिक कठोर थे। यदि एक सामान्य जानवर को खजाने की उपस्थिति को महसूस करने के लिए 10 मीटर की दूरी के भीतर होना आवश्यक था, तो एक सामान्य मनुष्य को ऐसा करने के लिए 1 मीटर के भीतर होना आवश्यक था। ध्रुव को अब समझ में आया कि प्रताप ने गुफा में डी रैंक एमबी पत्थर मिलने के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। हाँ, पत्थर रैंकअप के लिए कीमती था और इसका बहुत बड़ा मौद्रिक मूल्य था, लेकिन असली समस्या कहीं और थी। ध्रुव को अब समझ में आया कि प्रताप ने गुफा में डी रैंक मैना रत्न मिलने के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। हाँ, मैना रत्न रैंकअप के लिए कीमती था और इसका बहुत बड़ा मौद्रिक मूल्य था, लेकिन असली समस्या कहीं और थी। प्रताप को उस मैना रत्न को रखने से संभावित मैना रत्न छीनने वाले केवल डी रैंक या उससे कम के होंगे। उच्च रैंक वाले शिकारी उन मैना रत्न की परवाह नहीं करेंगे जिनका वे उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन क्या होगा अगर सभी को पता चल जाए कि आपका राक्षस जानवर प्राकृतिक खजानों को ट्रैक और ढूंढ सकता है? प्रताप पर पूरी मुसीबत टूट पड़ेगी और उसे और उसके जानवर को उनसे उच्च रैंक वाली संस्थाओं द्वारा निशाना बनाया जाएगा। इसीलिए प्रताप ने कोई जोखिम नहीं लिया और किसी को भी मैना रत्न मिलने के बारे में नहीं बताया। आमूर्तिका की क्षमता बहुत चौंकाने वाली थी। ध्रुव को प्रताप के नक्शेकदम पर चलने की जरूरत थी। भावी प्रताप को कई ऐसे संयोग मिले थे जिन्हें उसके भाग्यशाली होने के रूप में देखा गया था। इसने उसके नाम के इर्द गिर्द एक किंवदंती बना दी थी और उसे आम लोगों और शिकारी लोगों के बीच समान रूप से प्रसिद्ध बना दिया था। लेकिन अब जाकर ध्रुव को समझ में आया कि ये सब आमूर्तिका की वजह से ही था कि उसके हाथ शहद और सोने के बर्तन में डूबे रहे और उसके साथ एक ऐसा खजाना खोजने वाला जानवर था जो संभावित रूप से उसे किसी भी रैंक के मैना रत्न तक पहुंच प्रदान कर सकता था। रैंकिंग यात्रा में उसकी असाधारण वृद्धि को अब ध्रुव समझ सकता था। फिलहाल ध्रुव को यह तथ्य भी छुपाना पड़ा कि अब उसके पास सी रैंक का राक्षस जानवर उसका साथी है, अन्यथा ध्रुव के उस जानवर को प्राप्त करने के तरीके की खोज की जाएगी और उस प्रक्रिया के दौरान प्रताप के हत्यारे की पहचान की जाएगी। ध्रुव अपनी साहसिक यात्रा शुरू किए बिना भी अपने लिए चीजों को जटिल नहीं बनाना चाहता था। अगली सुबह ध्रुव ने जंगल के अलग अलग हिस्सों से मैना रत्न को इकट्ठा करने में पूरी रात बिना रुके काम किया था। कल रात पूर्णिमा के कारण ध्रुव जंगल में सुरक्षित रूप से यात्रा कर सका। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। ध्रुव को जल्दी से जल्दी शहर वापस जाना था, इससे पहले कि उसकी गुमशुदगी के बारे में आंटी नैना को पता चले। ध्रुव के पास अब 5 F रैंक मैना रत्न, 2 E रैंक वाले मैना रत्न और एक अन्य मैना रत्न था जिसे आमूर्तिका समझ नहीं पा रही थी। ध्रुव ने अनुमान लगाया कि अज्ञात मैना रत्न कम से कम सी रैंक से परे था। यह ध्रुव के संग्रह में सबसे महंगा मैना रत्न होने वाला था, भले ही इसका आकार सबसे छोटा था। ध्रुव को यह भी पता था कि इससे उसे सबसे ज्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है। आमूर्तिका को जंगल में मौजूद कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों और अन्य रत्नों के बारे में भी पता था, लेकिन ध्रुव को देर हो रही थी। जांच दल के भेजे जाने से पहले उसे जंगल से बाहर निकलना था। अगर पूरी घटना में उसकी संलिप्तता पर सवाल उठाया गया तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। ध्रुव ने अपनी आस्तीन फाड़कर उससे एक अस्थायी फेस मास्क बनाया। फिर उसने आमूर्तिका से कहा कि वो उसकी शर्ट के अंदर छिप जाए और जब तक उसे बुलाया न जाए तब तक नीचे ही रहे। ध्रुव जल्दी से जंगल से बाहर निकल गया, वो भी उस रास्ते से जिससे वो आया था। वो सबसे छोटा रास्ता लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था क्योंकि वो आने वाली ताकतों से टकरा सकता था। विभिन्न दल अलग अलग दिशाओं से जंगल में प्रवेश करते थे। आमतौर पर उनमें से प्रत्येक दल का एक रेंजर सबसे छोटा और सबसे सुरक्षित मार्ग चुनता था और इससे उनके मार्ग पूर्वानुमानित हो जाते थे। कुछ रेंजर तो आराम से समय बिताने के लिए दूसरे रेंजरों द्वारा छोड़े गए रास्तों पर चलना भी पसंद करते हैं। ध्रुव जानता था कि प्रताप द्वारा चुना गया मार्ग ऐसा ही एक मार्ग था, इसलिए ध्रुव ने ऐसा मार्ग चुना जिसे किसी भी सक्षम रेंजर द्वारा चुने जाने की संभावना सबसे कम होगी। इस संबंध में उसे अपने पिछले जीवन के अनुभवों से मार्गदर्शन मिला। ध्रुव ने जो निष्कर्ष निकाला था वो लगभग सभी पार्टियों के लिए सही था, लेकिन क्या होगा अगर ये एक नौसिखिया पार्टी थी और पार्टी का रेंजर एक नौसिखिया और अक्षम था? ध्रुव की अब तक की अच्छी किस्मत ने आखिरकार उसका साथ छोड़ दिया था। उसने पाया कि 5 सदस्यों का एक दल उसके सामने से तेजी से उसकी ओर आ रहा है। ध्रुव अब रास्ता नहीं बदल सकता था। जिस समय उसने उन्हें देखा उसी समय दल के सदस्यों ने उसे भी देखा। ध्रुव को बस यही उम्मीद थी कि पार्टी उसे बिना ज्यादा सवाल पूछे जाने देगी। वो यहाँ अपने भागने को जटिल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जो उसने उम्मीद की थी वो नहीं हुआ। पार्टी तेजी से उसके पास पहुंची और कुछ मीटर दूर जाकर रुक गई। पार्टी का रेंजर सबसे आगे खड़ा था। गतिरोध तोड़ने के लिए सबसे पहले उसी ने अपना मुंह खोला। नमस्ते साथी शिकारी। रेंजर ने अपनी बात जारी रखनी चाहिए, लेकिन एक लड़की जो उसी दल की जादूगरनी लग रही थी ने उसे रोकते हुए सही बात कही। आर्यन वो शिकारी नहीं है। उसने अभी तक अपना मैना कोर नहीं बनाया है या सक्रिय नहीं किया है। वो आदमी रैंकहीन है। पार्टी में बाकी सभी लोग इस खुलासे से हैरान थे, जिसमें आर्यन भी शामिल था। वे सभी जंगल में जाने की इतनी जल्दी में थे कि उन्हें ध्रुव की रैंकहीन स्थिति का पता ही नहीं चला। आर्यन के लापरवाह हमले के कारण वे पूरे समय अपने रास्ते पर दोबारा विचार करते रहे, जब तक कि सभी दल के सदस्यों ने अंततः ये निष्कर्ष नहीं निकाल लिया कि वे हार गए हैं। आशा की किरण एक ऐसे व्यक्ति में मिली जिसे वे सभी सामने से आते हुए देख सकते थे। वे सभी सोचते थे कि वो भी उनके जैसा ही एक शिकारी है, लेकिन पता चला कि वो एक बेशर्म बच्चा था। आर्यन ने जल्दी से अपनी बुद्धि को संभाला और आगे पूछा। यह पता चलने के बाद कि ध्रुव बेशर्म है, आर्यन का उसके प्रति सम्मान सबसे कम हो गया था। बेटे, हमें बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो,
और हमें निर्मल झील ले चलो। हम शायद तुम्हारी सेवाओं के बदले तुम्हें खाना दे सकें। आर्यन ने मान लिया था कि वो किसी गली के बच्चे से बात कर रहा है, क्योंकि ध्रुव की आस्तीन फटी हुई थी, जिससे उसे पहली नजर में अच्छा प्रभाव नहीं मिला। लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था और यही वो उस समय चाहता था। ध्रुव को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। पिछले जन्म में उसे ऐसे ही बुरे नाम से पुकारा गया था और उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था, इसलिए उसने ऐसे लहजों और संबोधनों के प्रति कुछ हद तक सहनशीलता विकसित कर ली थी। ये लोग उससे निर्मल झील की ओर चलने के लिए कह रहे थे, वही स्थान जहां से वो भाग गया था। प्रताप द्वारा छोड़े गए निशान इन लोगों के लिए बाकी रास्ता ढूंढने के लिए पर्याप्त थे। यह अंततः उन्हें उसके अपराध स्थल गुफा तक ले गया। यद्यपि उसने अमूर्तिका के पेट में उन सभी शवों को पचाकर उनकी देखभाल कर ली थी, लेकिन प्रताप के साथ उसकी लड़ाई के निशानों से छुटकारा नहीं पाया जा सका। इन नौसिखियों को भूल जाओ। अपराध स्थल पर ध्रुव की मौजूदगी से अन्य शिकारियों के लिए उस पर उंगली उठाना आसान हो जाएगा, इसलिए ध्रुव ये जोखिम नहीं उठा सकता था। सर, मुझे नहीं पता कि वो झील कहाँ है। मैं बस जंगल से बाहर निकल रहा हूँ। मैं जल्दी में हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ करेंगे। शुभ दिन और भगवान की कृपा हो। ध्रुव ये कहकर विदा लेना चाहता था, लेकिन आर्यन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे रहा था। शायद तुमने मेरी बात नहीं सुनी, छोटे बदमाश। मैंने पहले तुमसे तुम्हारा नाम और तुम्हारा व्यवसाय पूछा था, लेकिन तुमने शिकारी से आने वाले उन सवालों को ऐसे टाल दिया जैसे वे कोई मक्खियां हों जो तुम्हें खाना खाते समय परेशान कर रही हों। और हमसे बात करते समय आपने अपना चेहरा ढका हुआ है। इसका मतलब है कि आप एक जाने माने चोर हैं या कुछ और। ये अकेला ही आपके लिए हमारे साथ आने का एक पर्याप्त कारण है, जब तक कि हम आपकी पहचान का पता नहीं लगा लेते और आपको आपके लंबित अपराधों के लिए शहर के गार्डों को नहीं सौंप देते। अब तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा, भले ही तुम्हें निर्मल झील का रास्ता न पता हो। जब कोई शिकारी तुम्हें कुछ करने के लिए कहता है तो तुम चुपचाप भाग नहीं सकते। आज तुम्हें ये सबक मुश्किल तरीके से सीखना होगा। आर्यन ने दुष्टतापूर्वक ध्रुव को देखकर मुस्कुराया और एक अकाट्य रुख के साथ निष्कर्ष निकाला। अब तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा, भले ही तुम्हें निर्मल झील का रास्ता न पता हो। जब कोई शिकारी तुम्हें कुछ करने के लिए कहता है तो तुम चुपचाप भाग नहीं सकते। आज तुम्हें ये सबक मुश्किल तरीके से सीखना होगा। आर्यन ने दुष्टतापूर्वक ध्रुव को देखकर मुस्कुराया और एक अकाट्य रुख के साथ निष्कर्ष निकाला। यहाँ होने वाली लड़ाई ध्रुव के लिए हानिकारक होगी। भले ही वो अमूर्तिका की मदद से पूरी पार्टी को मार सकता है, लेकिन वो यहाँ होने वाली लड़ाई के सबूतों से छुटकारा नहीं पा सकता। सही तरह के मंत्र, कीमिया उत्पादों और कलाकृतियों के साथ हत्यारे की पहचान के बारे में कुछ सुराग पाने के कई तरीके थे। ध्रुव ने अपनी जानलेवा भावनाओं पर नियंत्रण किया और अपने शस्त्रागार में मौजूद एक हथियार का इस्तेमाल करते हुए आखिरी बार समूह के साथ तर्क करने की कोशिश की। बकवास। सर, मेरा नाम केशव है। मैं अपना चेहरा छिपाती हूँ क्योंकि मेरे चेहरे पर मस्से हैं। कहते हैं कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, लेकिन मैं दूसरों की आंखों पर इतना भरोसा नहीं कर पाती कि उन्हें उनमें सुंदरता की झलक देखने पर मजबूर कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी इस बात की सराहना करेंगे कि मैं उन भयानक मस्से को छुपाता हूं और आपका दिन खराब होने से बचाता हूं। मैं यहाँ कुछ जड़ी बूटियां खरीदने और उन्हें एक स्थानीय दुकान पर बेचने के लिए आता हूँ जिसे मैं जानता हूँ। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि मैंने आपको अपना नाम पहली बार में क्यों नहीं बताया, जैसा कि मैंने कहा, मैं जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहन की देखभाल करनी है। मैं पूरी रात जंगल में रहा हूँ, जैसा कि आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं। मुझे नहीं लगा कि जब मैं हमारी छोटी सी बातचीत के बाद जाने वाला था तो आपको मेरा नाम लेकर संबोधित करने का मौका मिलेगा। अगर आपने मुझे अपनी छोटी बहन के पास जाकर असभ्य व्यवहार करते हुए पाया है तो मैं विनम्रतापूर्वक आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे यकीन है कि आप जैसे महान शिकारी मुझ जैसे पदहीन व्यक्ति को माफ करने में सक्षम होंगे। ध्रुव ने अपनी विनम्रता दिखाने के लिए थोड़ा झुकाया। उसने उनके सभी सवालों और जिज्ञासाओं का सही तरीके से सही लहजे में जवाब दिया था। केशव उसके पिछले जन्म का एक वास्तविक व्यक्ति था जिससे वो कुछ वर्षों बाद मिलता है। उसके मन मार्ग में कुछ अंतर्निहित समस्या के कारण उसके चेहरे पर मस्से थे। वो उन मस्से को छिपाने के लिए विभिन्न डिजाइनर फेस मास्क का उपयोग करने और उन्हें साथ रखने का आदी था। एर्नी ने अपनी कल्पना में सच्चाई का एक छौंक लगाकर बकवास का एक अद्भुत मिश्रण तैयार कर दिया था। पार्टी के सदस्यों के पास अब उसे वहां रखने का कोई कारण नहीं था, लेकिन जब मूर्खता पर आधारित आत्ममुग्धता की बात आती थी तो आर्यन अपने आप में एक अलग लीग में था। सुनो बदमाश, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा नाम केशव है या केशव। मैंने कहा था कि तुम हमारे साथ आओगे, इसलिए तुम हमारे साथ आओगे। ये एक शिकारी का आदेश है। मुझे तुम्हारी या तुम्हारी छोटी बहन की परवाह नहीं है कि मैं तुम्हें बिना किसी सजा के जाने दूं। अगर तुम अब स्वेच्छा से हमारे पीछे आओ तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि तुम अपनी बहन से मिलने में देर कर दोगे, लेकिन अगर तुम नहीं आते तो बस इतना कह दो कि तुम फिर भी हमारे पीछे आओगे, लेकिन तुम अपनी बहन से जल्दी नहीं मिल पाओगे। आर्यन, शायद हमें बस छोड़ देना चाहिए। जादूगरनी ने आर्यन को समझाने की कोशिश की। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लड़के को अकेला छोड़ दिया जाता या उसे उनके साथ आने के लिए मजबूर किया जाता, लेकिन कुछ ने उसे बताया कि इस मासूम दिखने वाले बच्चे के साथ खिलवाड़ न करना ही बेहतर है। लेकिन उसकी भी बात काट दी गई। हालांकि आर्यन या ध्रुव ने नहीं, एक दुबले पतले आदमी ने जो ध्रुव को गौर से देख रहा था। कियारा, मुझे नहीं लगता कि ये उतना आसान है जितना लगता है। मैं भी इस लड़के को जाने देने के लिए सहमत हो जाती, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ है। फिर उसने हमें ये स्पष्टीकरण दिया है, बस उसे अपनी आंखें खोलकर देखो। हालांकि उसकी शर्ट की बाहें फटी हुई दिखती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं की गई है या सस्ते कपड़े से बनी हुई नहीं लगती। ऐसा लगता है कि उसने अपना चेहरा ढकने के लिए हाल ही में बाहें फाड़ी हैं।
अगर कोई व्यक्ति चिकित्सा या सौंदर्य कारणों से अपने मस्से को ढकने की कोशिश कर रहा है तो उसके पास हर समय एक अतिरिक्त फेस मास्क होना चाहिए। इसके लिए उसे अपनी आस्तीन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। फिर यहाँ रात बिताने के बारे में उसका स्पष्टीकरण। अगर उसे अपनी बहन की इतनी चिंता है तो वो शाम 4-5 बजे के बाद जंगल में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अपनी रैंकहीन स्थिति के साथ वो जंगल में रात कैसे बिता सकता है, इस पर यकीन करना मुश्किल है। वो कंधे पर एक थैला लटकाए हुए है, इसलिए कोई ये मान सकता है कि जड़ी बूटी इकट्ठा करने की उसकी कहानी सही है। लेकिन जरा उस थैले को देखिए, उसमें कोई बहुत ज्यादा उभार नहीं है। इसका मतलब है कि उसने पर्याप्त जड़ी बूटियां इकट्ठा नहीं की हैं। बच्चा अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल में आता है और अपने शरीर को चोट पहुंचाता है। वो रात बिताने के जोखिम के बावजूद शाम तक जड़ी बूटियां इकट्ठा कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ उतनी ही जड़ी बूटियां इकट्ठा करना चाहता है। मुझे लगता है कि ये संदिग्ध है। उस आदमी ने अपनी बात समाप्त करते हुए अभी भी ध्रुव को घूरा। समूह के बाकी लोगों को धीरे धीरे ये बातें समझ में आ गईं। उनके चेहरे पर अब किसी तरह की समझ आ गई थी। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उस आदमी की तरफ देखा जिसने ये कहा था। उसने अब संघर्ष से बचने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसके सामने खड़े दुश्मन उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। इसका मतलब है कि ध्रुव को बिना ज्यादा हंगामा किए जल्दी से उनका ख्याल रखना था, अन्यथा दूसरे शिकारी और साहसी लोग अंततः यहाँ आ जाएंगे और ये उसके लिए विनाश का कारण होगा। एक चालाक की वजह से बकवास काम नहीं आई। अब समय आ गया था एक तेज और कुशल हत्या मशीन बनने का। ध्रुव सिर्फ उस आदमी को उन सभी को मारने के लिए दोषी ठहरा सकता था। कभी कभी गलत जगहों पर होशियारी का प्रयोग करने से आपको अपने आसपास की चीजों के प्रति सुन्न और मूक बने रहने से कहीं अधिक नुकसान हो सकता है। पार्टी के सदस्यों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और ध्रुव ने उन्हें जाने दिया। आर्यन आगे आया और अपनी तलवार को सामने खींचता हुआ ध्रुव के पास पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव ने उनकी घेराबंदी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। दुबले पतले आदमी ने आगे आकर ध्रुव के हाथ बांध दिए और ध्रुव ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। तभी पार्टी के सदस्यों ने अपनी सतर्कता कम कर दी। वे सभी आपस में चर्चा करते हुए ध्रुव के करीब आ गए, जैसे ध्रुव जो कुछ भी कह रहा था उसका अब कोई मतलब रह नहीं गया था। चालाक आगे बढ़ा, ध्रुव का मुखौटा उसके चेहरे से नीचे खींच लिया और उस पर मुस्कुराया। ध्रुव के चेहरे पर कोई मस्सा नहीं था, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। उस बदमाश के बारे में इतना सही होने से वो एक अलग तरह की खुशी महसूस कर रहा था। उसे ये नहीं पता था कि ध्रुव का चेहरा अपने सभी पार्टी सदस्यों के सामने प्रकट करने के उसके कृत्य ने मूल रूप से उनकी किस्मत को सील कर दिया था। ध्रुव के चेहरे से नकाब हटने से पहले उसका कुछ हिस्सा अभी भी इस पार्टी से भाग जाने के बारे में सोच रहा था, जब वे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे ताकि अनावश्यक रक्तपात से बचा जा सके। लेकिन अब ध्रुव किसी को भी जंगल में अपनी उपस्थिति की कहानी बताने के लिए जीवित नहीं छोड़ेगा। ध्रुव के चेहरे से नकाब हटने से पहले उसका कुछ हिस्सा अभी भी इस पार्टी से भाग जाने के बारे में सोच रहा था, जब वे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे ताकि अनावश्यक रक्तपात से बचा जा सके। लेकिन अब ध्रुव जंगल में अपनी उपस्थिति की कहानी बताने के लिए किसी को भी जीवित नहीं रहने देगा। पार्टी ने इस समय का उपयोग अपनी अगली कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने के लिए किया। उन्होंने मान लिया कि ध्रुव मायापुरी का वांछित अपराधी होगा। जंगल के उत्तरी भाग से प्रवेश करने वाली विभिन्न पार्टियां और शहर के स्वामी की सेनाएं निर्मल झील पर फिर से एकत्रित होंगी। आर्यन की पार्टी ध्रुव को शहर के स्वामी की सेना को सौंप देगी ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। वे यह सब योजना बना रहे थे जबकि मस्से रहित बच्चा उनके ठीक बगल में खड़ा था। ध्रुव पहले से ही बेपरवाह था। उन्होंने फिर भी उसके हाथ बांधकर उसके खिलाफ एहतियात बरती थी। उन्हें अब इस बच्चे के खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी। ध्रुव को तो इसी मौके का इंतजार था। इसी वजह से उसने पार्टी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसे पट्टे से बांधने के बाद ध्रुव को पता था कि पार्टी के सदस्य उसे भूल जाएंगे। ध्रुव ने अमूर्तिका से कहा कि वो उन रस्सियों को ढीला कर दे जो उसके हाथ बांधने में इस्तेमाल की गई थीं। फिर अमूर्तिका ने उसके पूरे शरीर को लगभग पारदर्शी सुरक्षात्मक परत में लपेट दिया। ध्रुव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पानी के एक कुंड में डूबा हुआ है और पानी ने उसे अपने चारों ओर लपेट लिया था। सुरक्षात्मक परत द्वारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन सूचकांक को बदल दिया गया था और इसने ध्रुव के सामान्य चेहरे को विकृत कर दिया था। ये उसे एक शैतान की तरह दिखा रहा था जो इस दुनिया का नहीं था। ध्रुव के रूप में यह परिवर्तन कुछ ही क्षणों में हुआ था। आर्यन के दल के सदस्यों को यह परिवर्तन देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि वे योजना बनाने में व्यस्त थे। जब तक होशियार ने ध्रुव की दिशा में देखकर उसकी जांच करने का फैसला किया, तब तक ध्रुव अपने प्रारंभिक स्थान से गायब हो गया था। अमूर्तिका की सुरक्षात्मक परत ने ध्रुव के शरीर के आंकड़ों को उसके वास्तविक मूल्यों से कई गुना बढ़ा दिया था। इसने उसे व्यावहारिक रूप से एक F श्रेणी का शिकारी बना दिया था जो E रैंक पर पदोन्नत होने के कगार पर था। अमूर्तिका उससे भी आगे जा सकता था, लेकिन ध्रुव का रैंकहीन शरीर तनाव को झेलने में सक्षम नहीं था। अपने बढ़े हुए शारीरिक आंकड़ों के साथ ध्रुव समूह के मरहम लगाने वाले के पीछे दिखाई दिया जो एक और लड़की थी। आखिरकार ध्रुव को यह एहसास हुआ कि जब वो मुश्किल में फंसा था तो वो अमूर्तिका को अपनी उंगलियों को जानवर के तीखे पंजों में बदलने दे सकता था। उसने उन पंजों का इस्तेमाल लड़की की पीठ पर बाईं ओर पसलियों के ठीक नीचे छेद करने के लिए किया। उसने लड़की के दिल की धड़कन महसूस की और जल्दी से उसे कुचल दिया। ध्रुव ने अपने काम के परिणाम को देखने के लिए रुका नहीं। इसके बाद उसने एक और लड़की को निशाना बनाया जो एक जादूगरनी थी। उसे पहले से ही पता चल गया था कि ध्रुव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे लोग समझते थे। वो इंसान के वेश में एक शैतान था। शायद ये मत्स्य रहित शैतान अभी जिस तरह दिख रहा था वो वैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसके लिए ये बहुत देर हो चुकी थी। ध्रुव ने जादूगरनी लड़की कियारा का गला घोंट दिया और उसकी कंठनली को बाहर निकाल दिया। ध्रुव ने उसे मंत्रोच्चार करने से रोकने के लिए उसकी कंठनली को निकाल दिया था।
कियारा ने उस पर जादू करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए थे। ध्रुव ने कियारा की उखड़ी हुई कंठ को अपने उठे हुए हाथों में पकड़ा दिया और फिर उस चालाक की ओर बढ़ गई। कियारा की गर्दन से खून की धार बहने लगी थी, लेकिन उसका ध्यान उस चीज पर था जो उसके हाथ में थी। उसके चेहरे पर हैरानी और निराशा साफ झलक रही थी। कियारा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो इस तरह मरेगी, अपने कंठ को अपने हाथों में पकड़े हुए, खून की कमी और गर्दन पर घातक चोट के कारण मरना, तब भी जब उसके समूह में उस समय के सबसे बेहतरीन चिकित्सक मौजूद थे। कियारा ने अपने मरहम लगाने वाले की तरफ देखा और देखा कि ध्रुव के उसके पीछे आने के तुरंत बाद ही वो मर गई। मरहम लगाने वाले की तुरंत मौत हो गई। उसके पास खुद को ठीक करने का मौका नहीं था, इसलिए कियारा को ठीक करना संभव नहीं था। फिर जब उसके बहते खून ने उसके चारों ओर एक तालाब बना दिया तो कियारा ने ध्रुव को शेष 3 पार्टी सदस्यों के साथ एक साथ उलझते हुए देखा। कियारा ने अपनी फीकी पड़ती चेतना के साथ देखा कि उसके एक साथी का पेट ध्रुव के नंगे हाथों से फट गया। फिर उसने आर्यन को मरते हुए देखा। उसका चेहरा 180 डिग्री घूम गया था। वो उसे अपनी ओर देखते हुए देख सकती थी, क्योंकि उसकी आंखों से उसके जीवन की आखिरी चिंगारी बुझ रही थी। कियारा आखिरकार अपने खून के तालाब में गिर गई, जो धीरे धीरे उसके नीचे की जमीन में समा रहा था। उसके हाथ अनजाने में उसकी गर्दन पर चले गए थे, जबकि वो अभी भी स्वरयंत्र को पकड़े हुए थी जो कभी उसके अंदर स्थित था। शायद उसका अवचेतन मन टूटे हुए हिस्सों से उसकी टूटी हुई गर्दन को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि ये सब व्यर्थ था। फिर कियारा ने देखा कि चालाक व्यक्ति ध्रुव के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था। वह अकेला जीवित बचा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने संभावित हत्यारे से कुछ बात करना चाहता था। बुरी बात यह है कि वो हत्यारा चालाक व्यक्ति द्वारा उसे बेची जा रही किसी भी चीज को खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता था। ध्रुव ने चालाक के सिर को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी उंगलियों को पंजे कहा जाता था, जो पीड़ित की खोपड़ी में और भी गहराई तक धंस गए। फिर ध्रुव ने थोड़ा और जोर लगाया और चालाक का भूरे रंग का मस्तिष्क पदार्थ जहां से भी हो सका बाहर आ गया। उस चालाक की मौत उसके दिमाग के बाहर निकल जाने के कारण हुई थी, शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से। यहाँ तक कि कियारा ने भी अपनी आखिरी सांस तक सोचा कि ये सब उस चालाक की गलती थी। उसे बस अपना मुंह खोलना था और इस शैतान को उन सभी को मारने के लिए मजबूर करना था। अब जाकर कियारा को एहसास हुआ कि उसे अपनी हिम्मत पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसे कड़वी गोली निगलनी पड़ी, लेकिन क्या कियारा अब वो गोली निगल भी पाती, क्योंकि उसकी गर्दन की हालत ऐसी हो चुकी थी। हे, कियारा ये सोचकर हंस पड़ी। कियारा के अंतिम विचार कुछ बेकार के व्यंग्य से भरे थे। उस व्यंग्य ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी थी, और वो चेहरा समय में जम गया था जब वो उस मुस्कान के साथ मर रही थी। ये एक बहुत ही अजीब संयोजन था, इतना अजीब कि कोई व्यक्ति अपराध स्थल को देखकर डर जाए। उस अपराध स्थल का निर्माता अब लंबी सांसें ले रहा था। अमूर्तिका की सुरक्षात्मक परत ने उसे बेहतर आंकड़े दिए थे, लेकिन उसका शरीर उस बोझ को सहने के लिए तैयार नहीं था जो इसके कारण उस पर पड़ने वाला था। ध्रुव की सांसें असमान थीं और उसे पसीना आ रहा था। उसके जोड़ थोड़े चरमरा रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर वो ठीक था। कम से कम उसके हाल ही में मारे गए 5 पीड़ितों की तुलना में उसकी हालत बेहतर थी, जो उसके चारों ओर मृत पड़े थे। उसके शिकार का खून कभी भी ध्रुव की त्वचा को छू भी नहीं पाया था। उसके ऊपर जो भी खून छिड़का गया था वो अमूर्तिका की सुरक्षात्मक परत द्वारा अवशोषित हो गया था। उसके अत्यधिक चयापचय ने उसे कभी भी भोजन बर्बाद नहीं करने दिया। अमूर्तिका पूछ रही थी कि क्या वो अपने सामने परोसे गए शवों को खा सकती है, जैसे कि आप सब खा सकते हैं, लेकिन ध्रुव ने उसे नियंत्रित किया। ये सही समय नहीं था। उन्हें उसके दूसरे अपराध स्थल से दूर जाने की जरूरत थी, अन्यथा उसे तब तक अपराध के दृश्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जब तक कि कोई उसके साथ ऐसा न कर दे। ध्रुव ने जल्दी से 5 सदस्यों के पहचान पत्थरों को पकड़ लिया। वो कम से कम इन 5 पार्टी सदस्यों की संपत्ति का उपयोग करेगा, अन्यथा यह उसके लिए कोई वास्तविक लाभ के बिना केवल बेकार रक्तपात होगा। ध्रुव के पास अप्रताप के छाया दस्ता के 7 सदस्यों के आईडी स्टोन और इस नौसिखिए पार्टी के 5 स्टोन हैं। घर पहुंचने के बाद वो युद्ध की लूट का आकलन करने में अपना समय लगाएगा। भविष्य के बारे में अपने दिमाग में पूरी गति से सोचते हुए ध्रुव आखिरकार जंगल से बाहर निकल आया। उसने अपना अस्थायी मुखौटा फिर से उठा लिया है। अमूर्तिका को उसकी शर्ट के अंदर वापस ले लिया गया था। उस पर खून का एक धब्बा भी नहीं था, हालांकि कुछ समय पहले ही उसके साथ खूनी संघर्ष हुआ था। इसलिए ध्रुव ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने अभी अभी लड़ाई की है, और यही बात उसके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण थी। उसे विश्वास नहीं था कि मायापुरी वापस जाते समय उसे कोई शिकारी या साहसी व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, लेकिन वे उसे तब तक नोटिस नहीं करेंगे जब तक कि उसके दिखने के तरीके में कुछ गड़बड़ न हो। शिकारियों और साहसी लोगों के बीच मास्क पहनना पूरी तरह से असामान्य नहीं था। बस बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी शर्ट की आस्तीन से मास्क नहीं बनाता था। लेकिन जब तक ध्रुव उनसे संपर्क नहीं करता या उन्हें उसके पास आने का कोई कारण नहीं देता, तब तक यह तथ्य किसी की नजर में नहीं आएगा। ध्रुव ने अपने बछेड़े को खोल दिया। प्रताप और ध्रुव के अंदर जाने से पहले बछेड़ों को ठीक से खाना खिलाया गया था। ये जादुई बछेड़े अपनी उच्च मन क्षमता के कारण कई दिनों तक बिना खाए कुशलतापूर्वक दौड़ने में सक्षम होंगे। इसलिए जैसे ही ध्रुव जंगल से वापस आता, वे उसे वापस मायापुरी ले जाने के लिए तैयार थे। जब ध्रुव अपने बछेड़े पर चढ़ गया और बाहर जाने वाला था, तो अमूर्तिका ने उससे पूछा कि क्या वो बछेड़े को खा सकती है। ध्रुव ने कुछ देर सोचा और फिर उसे उस बछेड़े को खाने की अनुमति दी जिस पर प्रताप सवार था। उसने आज्ञा मानी और बछेड़े को एक झटके में खा लिया, लेकिन जाहिर तौर पर यह पर्याप्त नहीं था। अमूर्तिका अब उस बछेड़े पर नजर रख रही थी जिस पर ध्रुव सवार था। ध्रुव को ऐसा महसूस हुआ कि वो अपना सिर दीवार पर पटक देगा।
राक्षसी कीचड़ हमेशा भोजन खाने और फिर कुछ और भोजन के बारे में सोचती रहती थी, चाहे वो जंगली जानवर, जादुई जानवर, शिकारी या सामान्य मनुष्य हो। और ध्रुव के साथ उसका मानसिक संबंध उसे और भी बदतर बना देता था। वो उसे भूख लगने का एहसास तब भी करा सकता था जब वो उसे बताएगी ही नहीं। पर फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अमूर्तिका की भूख उस 5 सदस्यों वाले बुफे से भड़क उठी थी जिसे ध्रुव ने उसकी मदद से बनाया था। इसे रोका नहीं जा सकता था। ध्रुव ने अमूर्तिका से कहा कि वो मायापुरी पहुंचने के बाद बछेड़े को ले सकती है। अमूर्तिका ने उसकी शर्ट के अंदर जाकर ध्रुव की छाती को कसकर गले लगा लिया। ध्रुव वैसे भी दक्षिणी द्वार पर किराए पर देने वाली एजेंसी को बछेड़ा नहीं दे सकता था। प्रताप ने बछड़ों को किराए पर लिया था। एजेंसी बछड़े की मूल बिक्री कीमत लेती थी और जब आप स्वस्थ बिना चोट वाले बछड़े को उनके पास जमा करते थे तो वे एक छोटा सा शुल्क घटाकर पैसे वापस कर देते थे। हालांकि ध्रुव को बछेड़ा न लौटाने से कुछ पैसे का नुकसान होगा जो उसका नहीं था, लेकिन उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी। ध्रुव का नाम बछेड़ा किराए पर देने वाली एजेंसी की किताबों में शामिल नहीं था। वो इसे ऐसे ही रखना चाहता था। नतीजतन एक बढ़िया बछेड़ा बर्बाद होने जा रहा था। ध्रुव को शहर की दीवारों को दूर से देखने में शाम लग गई। अभी शाम के 5 बजे थे। उसके पास दिन का काफी उजाला बचा था। ध्रुव एक सुनसान जगह पर गया और अमूर्तिका को अपना पेट भरने दिया। फ्रैंक के घोड़े को तब कोई मौका नहीं मिला जब अमूर्तिका ने उसे खाने के दौरान स्थिर रहने का आदेश दिया। अमूर्तिका आर्यन के दल के सदस्यों की देखभाल अकेले ही कर सकती थी, लेकिन ऐसा करने से वो अपने राक्षस जानवर की आभा को छोड़ देती। वह आभा जंगल में अपना रास्ता बना रहे शीर्ष रैंक वाले शिकारियों को आकर्षित करती। इसीलिए ध्रुव ने उसे सिर्फ इतना कहा कि वो उसके शरीर को अपनी चिपचिपी चीज से लपेट दे। इससे उसकी आभा अपराध स्थल क्षेत्र तक ही सीमित हो गई। ध्रुव ये भी दिखाना चाहता था कि ये किसी इंसान ने किया है। शिकारियों के मन में संदेह का बीज बोना। एकजुट होकर उनके पास किसी भी समस्या से निपटने और स्पष्ट रूप से छिपी किसी भी सच्चाई को उजागर करने का मौका है। विभाजित होकर वे दूसरों पर संदेह करने और अपने अनुमानों पर दोबारा विचार करने में व्यस्त रहेंगे। ध्रुव चाहता था कि अमूर्तिका शवों को नष्ट कर दे और अधिकतम सबूतों से छुटकारा पाले, लेकिन उसके पास समय नहीं था। पर फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अमूर्तिका द्वारा 5 शवों को नष्ट करने में अभी भी कुछ मिनट से अधिक समय लगा होगा। वे मिनट किसी उच्च पदस्थ अधिकारी के लिए उस स्थान पर पहुंचने और ध्रुव को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पर्याप्त होंगे। शाब्दिक और प्रतीकात्मक अर्थ में ध्रुव के मन में ये विचार तब आए जब उसने देखा कि बछेड़ा एक अर्ध पारदर्शी चिपचिपी गेंद में घुल रहा है। अमूर्तिका को एक जादुई जानवर पाकर संतुष्टि महसूस हुई जो जीवन शक्ति से भरपूर था। उसने अपने मालिक से भविष्य में ऐसे और भी बछेड़े रखने की इच्छा जताई। ध्रुव ने उस अनुरोध पर असहाय होकर आह भरी। उसे पता था कि अब उसके लिए बछेड़ा किराए पर लेना मुश्किल हो जाएगा। ध्रुव ने अमूर्तिका को फिर से अपनी शर्ट के अंदर घुसा लिया और शहर की ओर चल पड़ा। शहर के गार्डों ने उसे बैज दिखाने के बाद शहर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। हर व्यक्ति जिसने अपना मैना कोर सक्रिय नहीं किया है उसे शहर के गार्डों के सामने अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए शहर विशिष्ट बैज मिलेगा। लेकिन जब आप अपना मैना कोर सक्रिय करते हैं तो आपके लिए किसी भी शहर और अन्य महत्वपूर्ण मानव बस्तियों में प्रवेश करने के लिए आईडी स्टोन आवश्यक हो जाता है। ध्रुव जल्दी से आंटी नैना के घर की ओर चल पड़ा। तब तक वो वापस नहीं आई थी। ध्रुव ने अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया और अंदर चला गया। उसने तुरंत फ्रेश होकर अपने और आंटी नैना के लिए कुछ खाना बनाया। अगर वो आज रात वापस आती हैं। आंटी नैना ने कोई नौकर नहीं रखा था। औषधियों और अन्य चीजों पर उनका शोध एक निजी मामला था और वो नहीं चाहती थी कि जब वो आसपास न हो तो कोई और नजर उनकी चीजों पर पड़े। जब ध्रुव छोटा था तब नैना घर का काम खुद ही करती थी, लेकिन बड़े होने पर उसने भी घर का काम संभाल लिया। पिछले साल से उसने लंच और डिनर बनाना शुरू कर दिया था। आजकल नैना सिर्फ नाश्ता ही बनाती है। आज ध्रुव की यही जीवन शैली बहुत काम आई है। वो बिना किसी को पता चले घर से बाहर निकल सकता था और उसे घर के काम करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। खाना पकाना उसके लिए एक सुकून देने वाली गतिविधि थी। अमूर्तिका ने ध्रुव की शर्ट उतार दी जब उसने महसूस किया कि वो कुछ खा रहा है। वो महसूस कर सकती थी कि उसकी भूख उसकी तरह मिट रही है। इसलिए उसने सोचा कि ध्रुव भी रात के खाने में कुछ मानव शरीर या बछड़े खा रहा होगा। जब उसने उसे कुछ ऐसा खाते देखा जो उसके लिए बिल्कुल भी खाने लायक नहीं था तो वो निराश हो गई। अमूर्तिका ने ध्रुव के समान भोजन करने में पूरी तरह से अरुचि दिखाने के बाद उसकी शर्ट के अंदर वापस चली गई। इस रहस्योद्घाटन को देखने के बाद ध्रुव ने राहत की सांस ली। उसने अपने दिमाग को मजबूर किया कि वो भोजन करते समय इस बारे में न सोचे कि यह कितना अच्छा और स्वादिष्ट था। कहीं ऐसा न हो कि अमूर्तिका इसे आजमाने का फैसला कर ले। ध्रुव रात के खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। उसने पिछले 2 दिनों में बहुत सारे काम किए थे। उसे अपने कामों पर विचार करने और भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचने की जरूरत थी। ध्रुव ने पहले ही अपने बहुत सारे आईडी स्टोन सुरक्षित तरीके से छिपा दिए थे, लेकिन उसे अमूर्तिका के साथ क्या करना चाहिए। अमूर्तिका राक्षस जानवरों के बीच एक विशेष मामला था। उसके अमूर्त शरीर ने ध्रुव के लिए उसे हर जगह अपने साथ ले जाना आसान बना दिया, लेकिन अंत में वो एक सी रैंक जानवर थी। अमूर्तिका निम्न स्तर के शिकारियों से छिपी रह सकती थी अगर वो अपनी शक्तियों का उपयोग न करे या अपनी आभा को लीक न करे, लेकिन ध्रुव को यकीन नहीं था कि ऐसा ही अन्य शिकारियों के साथ भी होगा जो सी रैंक और उससे ऊपर के थे। इसके अलावा आंटी नैना सी रैंक की हीलर थीं। जड़ी बूटियों और जानवरों के बारे में उनकी समझ बहुत ही गहरी और सहज थी। वह अमूर्तिका को उसकी जिज्ञासु इंद्रियों से कैसे छिपा सकता है। ध्रुव ने अमूर्तिका से पूछा कि वो ऐसा क्या कर सकती है जिससे यह लगे कि वो जानवर नहीं है। अमूर्तिका को पहले तो समझ नहीं आया। ध्रुव को उसे धीरे धीरे समझाना पड़ा कि वो उसे अभी उजागर नहीं करना चाहता या उसे जानवर के रूप में पहचानना नहीं चाहता। अमूर्तिका को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। ये अवधारणाएं उसके लिए बहुत दूर की बात थीं। वो सिर्फ अपने मालिक के अनुरोध को पूरा करने के बारे में सोचती थी।
आमूर्तिका समझ गई कि उसके मालिक को उसकी मूल अमूर्त अवस्था से अलग कुछ और चाहिए। वो बस अपना आकार बदलती रही और पूछती रही कि क्या इतना ही काफी है। ध्रुव ने देखा कि आमूर्तिका ने छोटे छोटे रूपों में विभिन्न मनुष्यों और जादुई जानवरों का रूप धारण कर लिया है। वो हैरान था कि आमूर्तिका उसके शिकार के रूप में भी काम कर सकती है जिसे उसने पहले खाया था। उसने उसे मनुष्यों के मूल आकार को ग्रहण करने के लिए कहा और उसने वैसा ही किया। वो आमूर्तिका से प्रभावित हुआ और जब उसने अपना मूल रूप धारण किया तो उसने उसके जेली जैसे चिपचिपे शरीर को सहलाया। ध्रुव इस बारे में सोचेगा कि आमूर्तिका की क्षमता का उपयोग बाद में किसी और के रूप में कैसे किया जाए। सबसे पहले उसे मौजूदा समस्या के बारे में सोचना होगा। ध्रुव ने फिर उसे अकार्बनिक रूप धारण करने के लिए कहा, जैसे कि कॉफी मग या कुछ और। उसे यह दिखाने की जरूरत थी कि मूल वस्तुओं को प्रदर्शित करने से उसका क्या मतलब था। उसने उन वस्तुओं पर हाथ फैलाया ताकि उन्हें उनकी प्रतिकृति में बदलने से पहले उनका अर्थ समझ सके। ध्रुव ने नकली कॉफी मग को अपने हाथ में पकड़ लिया। वो असली और नकली के बीच जरा सा भी अंतर नहीं पहचान पाया, लेकिन यह उसकी सी रैंक वाली आंटी नैना को बेवकूफ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। ध्रुव ने मन ही मन आमूर्तिका से पूछा कि क्या वो सिर्फ आकार ही नहीं बल्कि अकार्बनिक वस्तु होने की स्थिति भी ग्रहण कर सकती है। ध्रुव को धैर्यपूर्वक समझाना पड़ा कि वो आमूर्तिका को क्या बताना चाहता था। आमूर्तिका के पास एक मानसिक शक्ति थी, इसी कारण वो अपने मूल रूप में वास्तविक आंखों के बिना भी चीजों को देख सकती थी। ध्रुव ने उसे बताया कि उसकी मानसिक संवेदना को कम से कम करने की जरूरत है ताकि वो लगभग कुछ भी न देख सके। ध्रुव उसे एक अकार्बनिक वस्तु का आकार लेते हुए अपनी आंखें बंद करने के लिए कह रही थी, जिससे वो अंधी हो जाए और हिलने या महसूस करने में असमर्थ हो जाए। आमूर्तिका ने पूछा कि ऐसा करने का उद्देश्य क्या था। ये एक सरल प्रश्न था, लेकिन ध्रुव ने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी यह पूछेगी। इस पूरे समय में आमूर्तिका एक आदर्श सैनिक रही थी जो कमांड एंड फॉलो सिद्धांतों पर काम कर रही थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि जानवर अधिक चालाक होता जा रहा था। आखिरकार उसे सी रैंक के राक्षस जानवर को कम नहीं आंकना चाहिए। ध्रुव ने खुद को एक नोट दिया